देखो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान देना, मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है। आगे आने वाला जो भी पार्ट है हमको लगता है आज और एक क्लास और लगेगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चीज़ से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ बात सीखेंगे, समझेंगे, जिसको कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है। छोटा सा बात है, जैसे पहला नंबर पे ध्यान देना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम देखें, सबसे पहला बात ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे होता है, पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। होता क्या है, पहला चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ऑसिलेटिंग चार्ज के चलते जनरेट होता है। जहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा होगा ना, जैसे सन में लाइट जो है, सनलाइट सन में जनरेट हो रहा है, तो जहाँ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है वहाँ पे कोई ना कोई चार्ज है जो ऑसिलेट हो रहा है या एक्सेलरेट हो रहा है। तो ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटिंग चार्ज के चलते एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और फिर से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ये हम पिछले क्लास में भी बताए थे। इस तरह से सबसे पहला क्या चीज हो रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटिंग चार्ज वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और फिर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इस तरह से एक दूसरे को जनरेट करते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। ये बात समझ में? ये क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होता है और कैसे प्रोपगेट होता है, कैसे आगे बढ़ता है। तो सब तो आंसर इसी में है, कैसे जनरेट होता है और कैसे प्रोपगेट होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स। ध्यान देना, जो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया जाता है कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 चीज़ है, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है ना। इससे पहले हम क्या बोले कि ऑसिलेटिंग चार्ज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वेरिंग ऑसिलेटिंग, है ना। ऑसिलेट करना मतलब क्या, जैसे समझो बात को, ऑसिलेट करना मतलब ऐसे 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 हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है ना उसका वैल्यू 0 से धीरे धीरे एक पीक तक बढ़ता है, जैसे एसी करंट बढ़ता है, जैसे एसी वोल्टेज जो वेरिएशन दिखाता है एसी वोल्टेज या एसी करंट, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन दिखाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से धीरे धीरे बढ़ता एक पीक लेवल पे जाता है, फिर धीरे धीरे घटते 0 पे आता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते पीक पे जाता है, और फिर धीरे धीरे घटते 0 हो जाता है, और यही चीज चलता रहता है ना। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट करता है। बात समझ में आ रहा है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करता है या एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, और इन दोनों का ही डायरेक्शन वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। आज समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? समझाएंगे फिर अभी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है एकदम, एक एक पॉइंट से ये क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव क्यों कहा जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मेनली 2 कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ऑसिलेट करता ही है, साथ ही साथ वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी ऑसिलेट करता है। इसका क्या मतलब है हम समझाते हैं, समझो बात को, बहुत ध्यान से देखो, समझना। जैसे अगर वेव जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत ध्यान से देखना, अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्रोपगेट हो रहा है, ठीक, हम
क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को x एक्सिस मानते हैं, बहुत ध्यान से देखना, और इस डायरेक्शन को y एक्सिस मानते हैं। दोनों के बीच ऐसे परपेंडिकुलर ये है, वो x है, ये y है, तो ये z है। बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है, ये z है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, थोड़ा ये कहानी समझ में आ पा रहा है, ये एक्सिस समझ में आ रहा है ना। हम यहाँ पे क्या किए हैं, जैसे इस रूम में अगर तुम देखो तो वो कॉर्नर ओरिजिन होगा, ऊपर x एक्सिस माने हैं, उधर जो लाइनिंग गया उसको y एक्सिस माने, और इधर वाले लाइनिंग को z एक्सिस माने हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अगर हम ऐसा मानते हैं तो सपोज करो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो एक्स जेड प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जेड प्लेन में है और एक्स जेड प्लेन में ही ऑसिलेट हो रहा है। ऑसिलेट होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है शुरू में जीरो, हम ग्राफ बना रहे हैं, शुरू में जीरो वैल्यू पे था, ठीक है, जीरो वैल्यू से धीरे धीरे बढ़ के पीक पे गया, पीक से फिर जीरो पे आ गया, जीरो से फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में पीक पे गया और फिर जीरो पे आ गया। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेन में वेरी कर रहा है जी, एक तरह से हम लोग देखें तो एक्स जेड प्लेन में वेरी कर रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जेड प्लेन में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम पीक पे है, ठीक है, यहाँ देखें तो बहुत कम, मतलब कुछ कम है, यहाँ पे देखें तो कुछ और भी कम है, कुछ इस तरह से है सिचुएशन, ठीक है। अब ध्यान देना, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो YZ प्लेन में वेरी करेगा। यानी अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में वेरी कर रहा है ना, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस वाले प्लेन में बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे हो रहा है। समझ रहा बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ रहा है, घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ रहा है, घट रहा है ना। और वेव जो है वो इधर चल रहा है, वेव ऐसे चल रहा है, मतलब समझो, यहाँ समझना, वेव का मोशन का ये डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बढ़ रहा है, घट रहा है, देखो तो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर है ना। और वेव इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ रहा है, घट रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी वेव के मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड खुद भी परपेंडिकुलर है देखो 90 डिग्री बन रहा है ना। तो हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है, ढुचुम 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 ढुचुम, और ये ऐसे बढ़ रहा है वेव इधर बढ़ रहा है ना, कुछ इसी तरह से होता है। तो हम थोड़ा सा फोटो बनाने का कोशिश करते हैं, बन ही जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस प्लेन में वेरी कर रहा है, देखो 3 डायमेंशनल फिगर है ना, तो प्रॉपर तुमको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको 3 डायमेंशनल लुक देने का, ठीक है। कुछ इस तरह से हम केवल एक ही बनाए हैं, इधर नहीं बना रहे हैं ना, और वो क्या है, उधर जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, ये लुक आ पा रहा है। खाली इतना ही ध्यान देना, अब उधर हम उतना नहीं करेंगे। मतलब क्या समझ में आ रहा है ना, ये इस प्लेन में, ये इधर वाले प्लेन में है जी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इधर वाले प्लेन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले प्लेन में है, और वेव इधर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो कुछ इस तरह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और वेव जो है वो खुद z एक्सिस की तरफ जा रहा है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक और छोटा सा चीज़ है जो तुमको समझना पड़ेगा। क्या चीज़ है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ कैप लगा दे रहे, नहीं भी लगा हुआ तो कोई फर्क नहीं, बस तुम बात समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो डायरेक्शन आता है, वेव उसी डायरेक्शन में चलता है। यानी वेव का जो डायरेक्शन होगा, वेव का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करने से आने वाला डायरेक्शन होगा। ये बात क्लियर है? ये बात हमेशा ध्यान में रखना, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यही रहेगा कि बता देगा कि थोड़ा ध्यान से बाबू देखना है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है जी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बताओ वेव किस डायरेक्शन में है। बदल सकता है, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। तुमको बोल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है ना, और बोलेगा वेव जेड डायरेक्शन में जा रहा है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, इस बात को समझो। तो ये सब तुमको बुद्धि लगाना पड़ेगा। चलो देखो हम फिर से डिस्कस करते हैं। अगर मान लो बोल देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस की तरफ ऑसिलेट कर रहा है और वेव जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं ये तो पता है। पहले हम इस फोटो में आते हैं, इस फोटो वाले सिचुएशन को डील करते हैं। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस मतलब इधर, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है मतलब इधर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, थंब इधर दिखा रहा है, वेव इधर जा रहा होगा, नहीं समझ रही है, वेव इधर जा रहा होगा, यानी थंब तुम्हारा वेव का डायरेक्शन दिखाएगा। समझना बात को। अब तुमको क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनो, कि अगर वेव जो है वो जेड एक्सिस की तरफ हो, वेव अगर जेड एक्सिस की तरफ हो और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और वेव जो है वो जेड एक्सिस की तरफ है, सॉरी वेव जेड एक्सिस की तरफ है, यानी वेव की तरफ तुमको थंब रखना पड़ेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस मतलब इधर, ठीक है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अगर मान लो तुमसे ये पूछ रहा है, Z मतलब पॉजिटिव Z ही नहीं हो सकता है, ठीक है, इधर भी हो सकता है। तो अगर वेव इधर जा रहा है, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए। मतलब इतना तुम दिमाग अपना लगा लेना कि इधर उधर हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे कि वेव इधर है जी, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तुमको बस दिमाग में इतना रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करने से वेव का डायरेक्शन आएगा, बस ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। कहीं कहीं पे मेंशन भी कर देगा पॉजिटिव एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, ऐसा भी मेंशन कर देगा। हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ आगे इस बात को समझ गया ना सब लोग। इससे क्वेश्चन क्या आता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव क्यों है, बताओ क्यों है। ऐसे लिखेगा डायरेक्शन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव क्यों है, 3 बार बोल दिया। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव electric field and magnetic field oscillates perpendicular to each other, also they oscillate perpendicular to the direction of wave propagation। वेव के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, समझना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसको कुछ इस तरह से डिनोट किया, Ex इज इक्वल टू E नॉट साइन KZ होना चाहिए, KZ माइनस ओमेगा टी, कुछ इस तरह से, ध्यान देना, ये है फॉर्मूला, ठीक है। मतलब जैसे नोट्स मिल जाएगा, अभी तुम लोग केमिस्ट्री क्लास करोगी ना, तब तक प्रिंट आउट होके सबको मिल जाएगा, है ना। तो समझना
ई के सामने जो डायरेक्शन लिखा हुआ रहता है ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तुमको एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है, क्वेश्चन आता है जिसमें बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखो, ये एक्सप्रेशन लिखना, हम क्वेश्चन डील करेंगे। ई नॉट मतलब समझ में आ गया। के तो बता दिए 2 पाई बाय लैम्डा होता है, इसका ज़रूरत पड़ेगा। और के के बाद यहाँ पे जो एक्सेस लिखा हुआ है, जो डायरेक्शन लिखा हुआ है, ये वेव का डायरेक्शन दिखाएगा। ओमेगा का मतलब सबको पता ही है, एसी में भी हम लोग ओमेगा देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, थोड़ा समझना। अगर हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दें और यहाँ पे अगर हम ऐसा कर दें, के के जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा लिख दें, z रहने दें, और ओमेगा हमको पता है कि 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी होता है ना। तो इसको अगर हम 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी लिखें और टाइम लिखें, दोनों में से 2 पाई को कॉमन कर दें, ई नॉट साइन 2 पाई कॉमन हो जाएगा, तो z बाय लैम्डा माइनस न्यू टी, कुछ इस तरह से भी फॉर्मूला रहता है। तो तुमको क्या करना है, तुमको एक मेन वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना है, और बाकी ये जो छोटा छोटा फॉर्मूला ये दिमाग में रखना है कि के 2 पाई बाय लैम्डा होता है, ओमेगा जो होता है वो 2 पाई न्यू होता है, ये सब बात तो पता ही रहता है सबको। तो अगर इस फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ से इसको डिराइव कर लेंगे, सीधा सा बात है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एक और फॉर्मूला तुमको कभी देखने को मिल सकता है, ध्यान देना, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन, खाली ये इधर तुमको लिखा हुआ दिख सकता है, यानी ओमेगा टी, और कभी प्लस भी लिखा हुआ दिख सकता है, कभी माइनस भी लिखा हुआ दिख सकता है, के जेड, कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिख सकता है। सेम फॉर्मूला है, खाली इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, दोनों सेम ही है, मतलब एक ही फॉर्मूला का अलग अलग फॉर्म तुमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है तुमको ये इस तरह से नहीं लिखा हो के ओमेगा इधर के जेड इधर लिखा हुआ मिले, साइन बीच में प्लस या माइनस लिखा हुआ मिले, इस तरह से भी मिल सकता है, ठीक है। और मतलब ये खाली याद रख लो, ओमेगा टी इधर भी हो सकता है, के जेड इधर भी हो सकता है। मेन बात क्या ध्यान में रखना है कि जो ई के पास में यहाँ जो लिखा हुआ रहता है वो ई का डायरेक्शन बताता है, और के बगल में जो लिखा हुआ रहता है वो वेव का डायरेक्शन बताता है कि वेव किधर जा रहा है, और इससे न्यूमेरिकल आता है इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, जनरली तुमको इसको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसा रहता है कि ये फॉर्मूला दिया हुआ रहता है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला का ज़रूरत पड़े तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो बी लिखा हुआ रहेगा, बी जिस डायरेक्शन में है वो लिखा हुआ रहेगा, बी नॉट रहेगा साइन के, और वेव का जो डायरेक्शन है वो, ठीक है। ये तो एकदम वही फॉर्मेट है, तो खाली इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना, बी नॉट या बी एम, ई नॉट या ई एम लिखा हुआ रह सकता है। तो इसमें न्यूमेरिकल अगर आया तो न्यूमेरिकल इसी से आता है, और कुछ न्यूमेरिकल का चांस नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये मिटा दें, सारा कुछ समझ में आ गया। नहीं समझो, मैग्नेटिक फील्ड देखो वाई एक्सिस की तरफ है, इधर वेव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो वेव जिधर जाता है वो के पास लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ध्यान देना, नेक्स्ट जो है वो है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका जो स्पीड होता है ये कुछ इस तरह से दिया जाता है इस फॉर्मूला से, ओमेगा बाई के। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड सेम होता है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, है ना। इसीलिए चाहे वो विजिबल रे हो या एक्सरे हो या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जो हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रम में, सबका स्पीड सेम ही होता है।
तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 2-3 को प्रॉपर्टी लिख दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ये सब प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये कम आता है। अब देखो अगर हम C निकालना चाहें, ओमेगा क्या होता है जी, 2 पाई न्यू होता है ना, या अच्छा, और K क्या होता है, 2 पाई कट जाएगा तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हो जाएगा। ये फॉर्मूला आ जाता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड था वो 1/√एप्सिलॉन म्यू नॉट होता था। ये तो हम लोग डिराइव ही किए हुए हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना कि आगे नेक्स्ट पॉइंट है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये दोनों इस फॉर्मूला से रिलेटेड होता है, C इज इक्वल टू E0/B0। ये एकदम याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला। ये सब छोटा छोटा कुछ प्रॉपर्टी है ना, कुछ समझाने जैसा इसमें है नहीं। नेक्स्ट आते हैं, इतना सब याद रहेगा ना, बहुत छोटा सा चीज़ है, हाँ, और नहीं तो एक बार रिवीजन भी करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, खाली बोल के सुना देते हैं कि मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोपागेट EM वेव्स। EM वेव्स को चलने के लिए मीडियम का कोई ज़रूरत नहीं होता है, पता है हम लोग को, है ना। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑल EM वेव्स आर सेम, बोल दिए, एंड इक्वल टू C यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी सेम होती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनना जी, एक बात भी पकड़ लेना, हम पूछेंगे कि कोई 3 प्रॉपर्टी हमको बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो अभी हम बोल रहे हैं उसमें से कोई भी 3 दिमाग में रख लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी चार्ज्ड पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई चार्ज्ड पार्टिकल नहीं रहता है, वो तो खुद फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है क्या, कंटेंट के रूप में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं होता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। जब प्रॉपर्टी लिखने बोलेगा छोटा छोटा प्रॉपर्टी लिखेंगे ना जी, लिख देंगे कि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड सेम होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना तो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, ये एक प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपागेट होने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, हो गया 3 को छोटा छोटा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन ये पूछता है, हम हर पॉइंट बताते जाएंगे कि किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्या ये प्रूफ करो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होता है। प्रूफ करना क्या है, समझो सीधा सा बात। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड खुद में एक एनर्जी कैरी करता है। हम लोग देखे हैं कि जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर में होता है उसके चलते अंदर में कैपेसिटर के अंदर के स्पेस में इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, जिसको ½ कहते हैं। एक और फॉर्मूला होता है उसका ½ ये हम लोग एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ½ है ना। अच्छा, और एक और चीज़ ध्यान देना, ये जो इंडक्टर है ये सिलेबस से हटाया हुआ है तो हम लोग डेरिवेशन नहीं किए हैं, हो सके तो फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इंडक्टर के अंदर में, इंडक्टर या सोलोनॉइड बोल दो, सोलोनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, तो सोलोनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड रहने के चलते सोलोनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक एनर्जी होता है। उस मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ का हाफ, और ε0 को 1/μ0 रिप्लेस करता है। इस बात को हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान देना, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को ज़रूर याद रखना। और ये मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है।
तो अगर ये याद है तो ये आराम से याद रह जाएगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट के जगह 1/μ0 हमेशा रिप्लेस होता है, ई के जगह बी आ गया। तो बस हमको इतना लिखना पड़ेगा कि सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसीलिए ये अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कैरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है इसीलिए ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करेगा। इससे सीधा सीधी बात पता चल जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करता है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन करो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे एनर्जी कैरी करता है। क्लियर है बात? ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मोमेंटम भी होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सपोज करो अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, कुछ भी लाइट वगैरह कुछ भी है, और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एक ऐसा प्लेन रख दें जिसमें कुछ चार्ज्ड पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आके उस पर गिरेगा ना तो चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट कर देगा। ऑसिलेट कर देगा मतलब मोशन में ले आएगा, जो रेस्ट पे है उसको एक वेलोसिटी दे देगा, यानी मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगा। मान लो कोई छोटा सा पार्टिकल रेस्ट पे है, कोई पार्टिकल, और कोई एक पार्टिकल आके इससे टकरा जाएगा तो इसमें मोमेंटम दे देगा ना जी। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में भी होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। ये छोटा सा 4 लाइन लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि ये प्रूफ करो, ये एक्सप्लेन करो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ करो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मोमेंटम भी है और एनर्जी भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम एक ऐसे प्लेन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐसे प्लेन पे गिराएंगे जिसमें कुछ चार्ज पार्टिकल है, तो हम देखेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट हो गया। इससे प्रूफ हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मोमेंटम है और एनर्जी भी है। आज समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी भी कैरी करता है और मोमेंटम भी कैरी करता है, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया, है ना। आगे बस यही सब छोटा छोटा थियोरेटिकल पार्ट है ना। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो अपने साथ एनर्जी कैरी करता है या मोमेंटम कैरी करता है, तो इससे ये हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर भी जनरेट करता होगा। मान लो अगर कोई भी चीज़ आके किसी को हिट कर रहा है और इसमें मोमेंटम ले आ रहा है, तो वो जहाँ पे गिर रहा है वहाँ पे प्रेशर भी तो जनरेट करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रेशर भी जनरेट करता है। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। समझना, बस ख़त्म हो गया। एक बात, थोड़ा सा एक छोटा सा बात है, एक छोटा सा बात है। अगर सपोज करो कोई सरफेस है मेरे पास और इस सरफेस में किसी टी टाइम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके गिर रहा है और टी टाइम तक ये सरफेस जो है वो यू अमाउंट का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। कोई सरफेस है, इस सरफेस में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके गिर रहा है और ये सरफेस टी टाइम तक यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रेशर लगाया ना, उस प्रेशर का फॉर्मूला होता है U/C। जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय स्पीड ऑफ लाइट, प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है थ्योरी। एक क्लास और लगेगा, हम फिलहाल कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहे हैं अभी जस्ट, इसके बाद जिस फार्मूला से बोले उस फार्मूला से रिलेटेड है। एक क्लास और लगेगा, हमको लगता है बहुत मुश्किल से आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस किस तरह का होता है, कौन कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर या एम्पलीट्यूड का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर उन वेव्स का एप्लीकेशन। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी पार्ट से आता है कि कौन सा वेव का कहाँ पे यूज़ होता है, और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर।
सबसे ज़्यादा उस पोर्शन से, उसके बाद आज जो पढ़ा है उस पोर्शन से, और उसके बाद नंबर आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ध्यान देना, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं तुम लोग को, हम लिख भी देंगे मेन बात। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 25 मेगाहर्ट्ज, है ना, 25 मेगाहर्ट्ज है ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता ये है कि ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन क्या है, मेन पॉइंट लिख देते हैं, वेव का डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रहा है। ठीक, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे और किसी एक टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 6.3 जे कैप लिखा हुआ है वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये SI यूनिट भी ध्यान में रखना। व्हाट इज B एट दिस पॉइंट, हमको क्या फाइंड करना है, उस पॉइंट पे B का वैल्यू क्या होगा हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, एक जो फॉर्मूला लिखे थे कि C किसी भी पॉइंट पे C इज इक्वल टू E बाई बी होता है। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर मैक्सिमम E लिखेंगे तो मैक्सिमम B लिखेंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो E होता है और B होता है उसके बीच ये रिलेशन होता है। अब देखो, हमको E पता है तो हम B नहीं निकालने सकेंगे, हमको पता है कि सिंस C इज इक्वल टू E बाई बी होता है तो B जो होगा वो E बाई सी होगा। E कितना दिया हुआ है 6.3 और B कितना दिया हुआ है, सॉरी B तो निकालना है, C हमको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है, 3 से काटेंगे तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या आया, ध्यान देना, वेव एक्स एक्सिस की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तुमको क्योंकि वाई जेड वाई हमको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है और वेव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि जे क्रॉस के करेंगे तभी तो आई आएगा ना, है ना, जे क्रॉस के आई होता है, ये वेव हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उसका वैल्यू 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 के कैप है, टेस्ला, है ना, या ऐसे लिखा जाता है, मतलब इतना टेस्ला, अच्छा ठीक है, ऐसे टेस्ला, बात समझ में आया। तो दो बात का यूज़ हुआ, पहला ये फॉर्मूला और दूसरा ये चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करने से वेव का डायरेक्शन आता है। ठीक है, ओमेगा नहीं है, बात समझ रही है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट आते हैं, जी, देखो क्या बोलता है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से दिया जा रहा है, ध्यान देना, बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 साइन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 एक्स, ठीक है, प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11t, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है।
तो हम बोले थे कि अगर इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो तुमको फॉर्मूला रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ इसी तरह का कहानी है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। व्हाट इज द वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी का वेव का फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ निकालो। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इक्वेट करें तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि k जो है मेरा वो 0.5 इंटू 10⁻³ है और ओमेगा जो है वो क्या है 1.5 इंटू 10⁻11 है। हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले वेवलेंथ बताओ। k का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा क्या हो जाएगा 2 पाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा 2 पाई बाय 0.5 इंटू 10⁻³ थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा तुमको। पॉइंट ऐसे करो, यहाँ करो 5 चौके 20, ऐसे करो, पाई का वैल्यू पुट कर दो। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो 4 चौके 16, 4 एका 4, 1 5, 4 3 12, 12.56 इंटू 10⁻³ लैम्डा आ गया। समझ रही है कनिशा? अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी नहीं निकल जाएगा जी, हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमको एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ेगा तो ध्यान देना, अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है और ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ होगा, तो ई जेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। और तुमको यहाँ पे बी नॉट है, ये ध्यान देना, तुमको ई नॉट फाइंड करना पड़ेगा। तो ई नॉट जो होगा वो सी इंटू बी नॉट होगा, क्योंकि C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट होता है, तो ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट होगा। तो ई नॉट कैसे, C3 इंटू 10⁸ और बी नॉट कितना है 2 इंटू 10⁻⁷, 3 दूना 6, 60 हो जाएगा। समझ रहा तन्मय? तो हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह पे 60 लिखना पड़ेगा, साइन, बाकी सब कुछ वही रहेगा। 0.5 इंटू 10⁻³ वेव तो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t हो गया। समझ पा रही भाई? समझ रही तुम? उधर किसी को दिक्कत है जी? समझ रहा, तुम लोग समझ रहा ना? आयुष, ठीक। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है जी, सब इसी तरह का क्वेश्चन। समझ में आ गया? मिटा दें विवेक? यस सर। धनंजय, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक ये तुम लोग को बताना है, ठीक है। तो रफ कॉपी अपना निकाल लो, हमको बता देना, पेन भी निकाल लो। बैठे बैठे तुम लोग का खाली चल गया, इन लोग को तो बैग भी नहीं खोलना पड़ा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है
ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेवलेंथ फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। बताएगा शिवम। 3.14 इंटू नहीं जी, वेवलेंथ का बताओ, पॉइंट में बताओ, पॉइंट में 50 150 क्या 1/150 है, ठीक बात है, 1/150 है। बी किधर होगा, बी का डायरेक्शन क्या लिखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखो, कहाँ लिखी, बी नॉट निकाली तुम, अच्छा देखो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना कि C इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट होता है, तो जब हम ई नॉट निकालेंगे तब C इंटू बी नॉट करेंगे, हमको तो बी नॉट चाहिए ना, तो बी नॉट कैसे निकालेंगे जी, हाँ C बाई ई नॉट करना पड़ेगा। समझ रही बात को, अब बोलो क्या एक्सप्रेशन आया, ठीक 10⁻⁷ आएगा बी नॉट, है ना, समझ रही अनुविशा, हाँ क्या गड़बड़ हुआ उसका देखो तो थोड़ा, वह भी समझ रही है, आस्था